सर आ रही है आवाज? ठीक है बच्चों, आज ये जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए क्योंकि डेफिनेटली इस टॉपिक में से एक छोटा प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। मतलब इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके 1 नंबर का एक प्रश्न, तो कम से कम 1 नंबर का एक प्रश्न, कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कभी अथवा में अब जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चंस भी आ जाए, पर एक क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से आएगा ही आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपको ध्यान से इसको समझना है। ये जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स, लेकिन हम इसे शुरू करेंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से। बच्चों, आपने घड़ी देखी होगी सभी ने, और आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की घड़ियां आप यूज में लेते हो। एक घड़ी वो आप यूज में लेते हो जिसमें जो समय जब बदलता है तो 3 सुइयां उसमें वर्किंग प्रोसेस में होती है, एक हावर की, एक सेकंड की, एक मिनट की और एक हावर की। और लगातार जब सेकंड की सुई घूम रही होती है तो जो मिनट की सुई है वो भी इसके साथ में वाइब्रेट कर रही होती है, हर सेकंड पे वाइब्रेट करती है। और हर एक चक्कर के बाद में जब सेकंड की सुई एक चक्कर घूम जाती है तो मिनट की सुई एक अंक आगे चली जाती है, और जो हावर की सुई है वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मिनट की सुई जो है वो एक चक्कर पूरा कर लेगी, उसके बाद में यानी कि जब 60 पर पहुंच जाएगी तभी हावर की सुई घूमेगी। आपने देखा होगा जो हावर की सुई है वो जब मिनट की सुई 30 मिनट पर पहुंच जाती है तो हावर की सुई जैसे मान लीजिए 5 से 6 के बीच में ये हिस्सा है यहां पर आ जाती, यानी ये ना 5 पे रहेगी ना 6 पर। जैसे जैसे मिनट की सुई घूमेगी हावर की सुई भी घूमते घूमते धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है और उस हिसाब से हम इनको पहचान पाते हैं कि ये मिनट की सुई है, हावर की सुई है, या ये जो है वो सेकंड की सुई है। एक घड़ी आपने देखी होगी, उस घड़ी में आप देखेंगे कि जब टाइम आप देखते हैं तो आपको इन सुइयों की जो दिशा है वो कौन से अंक पर है ये देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाता है कि अभी 5:45 हुए हैं या 8:03 हुए। और उसमें आप ये देखेंगे ये जो बीच वाले डॉट है ये दोनों ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो जो पहली घड़ी है वो एक अनुरूप सिग्नल को बताती है और जो दूसरी घड़ी है वो अंकरूप सिग्नल को। ये केवल उदाहरण मैंने लिए, ये केवल मैंने क्या लिया, उदाहरण। परंतु अनुरूप और अंकरूप सिग्नल का वास्तविक अर्थ अगर आपको देखना है तो अनुरूप सिग्नल क्या है, धारा या वोल्टता के वे मान या ऐसी धारा या वोल्टता जो समय के सापेक्ष सतत रूप से परिवर्तित होती है, यानी जिसमें हमें धारा और वोल्टता का केवल निम्न और उच्च मान प्राप्त नहीं होता है, सारे के सारे मान हमें प्राप्त होते हैं निम्न से लेकर के उच्च तक के। जैसे मान लीजिए कि किसी परिपथ में विद्युत धारा या विद्युत वोल्टता जो है वो आरोपित की गई है और उस परिपथ में वोल्टता का न्यूनतम मान 0 है मान लीजिए, और अधिकतम मान जो है वो है मान लीजिए 2 वोल्ट या 5 वोल्ट। ठीक है, तो 0 से लेकर के और 5 वोल्ट तक जब परिवर्तन होगा विद्युत वोल्टता में तो वो समय के सापेक्ष सतत रूप से हो, ऐसा नहीं हो 0 से सीधे 5 प्राप्त हो जाए और 5 से सीधे 0, यानी कि मध्यवर्ती मान भी हमें प्राप्त होने चाहिए। तो जब समय के सापेक्ष विद्युत धारा या वोल्टता या इन संकेतों में यानी ऊर्जा में सतत रूप से परिवर्तन होता है तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं अनुरूप सिग्नल, के समय के अनुरूप से जो है। लेकिन अगर मैं एक स्विच की बात करूं, जैसे हम स्विच की वर्किंग प्रोसेस देखें तो स्विच में आप देखोगे 2 ही स्थितियां हैं, तो 0 यानी कि ऑफ, या फिर हाई वोल्टेज यानी कि ऑन, ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घड़ी में 5:45 के बाद में 5:46 आपको दिखाई देगा, लेकिन ये 45 से 46 पर कैसे पहुंचा वो परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे घड़ी में मिनट की सुई धीरे धीरे घूमते हुए आगे बढ़ती है, वो परिवर्तन आपको इसमें नहीं दिखाई देगा पूरे 60 सेकंड तक। जैसे ही 60 सेकंड पूरे होंगे जस्ट उसके बाद में 5 से 6 अंक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अनुरूप सिग्नल जो होता है, अंकरूप सिग्नल जो होता है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें जो विद्युत संकेत होते हैं, नहीं वोल्ट या धारा के जो मान होते हैं वो सतत रूप से परिवर्तित नहीं होकर के विविक्त रूप से परिवर्तित होते हैं, यानी केवल हमें निम्न और उच्च मान प्राप्त होते हैं, केवल निम्न और उच्च। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सिग्नल है उसका मान
या तो शून्य वोल्ट आ रही है हमारे पास में, या उसकी वोल्ट अधिकतम प्राप्त हो रही है। शून्य या अधिकतम, ये दो ही मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तब हम कहेंगे ये जो सिग्नल है, ये जो वोल्टा है, ये अनुरूप सिग्नल की, ये अंक रूप सिग्नल की तरह काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। और जितने भी डिजिटल वर्किंग प्रोसेस पे काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, उनमें इन्हीं सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। लेकिन दुनिया में सीधे कोई भी अंक रूप सिग्नल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुरूप सिग्नल, बहुत सारे अनुरूप सिग्नलों के मिश्रण से ही अंक रूप सिग्नल प्राप्त किया जाता है। बहुत से अनुरूप सिग्नलों के मिश्रण से ही अंक रूप सिग्नल प्राप्त किया जाता है। ये जो सिग्नल आप ऊपर देख रहे हो, जो मैंने चिन्ह बनाया है, ये आप देखेंगे कि लहर के रूप में मैंने बनाया है, इसको अपन कहते हैं साइन वेव। ये अंक रूप सिग्नल को बताने वाला प्रतीक है। यानी अगर इस तरह का कोई चिन्ह बना हुआ है और आपको कहे, इस तरह का ग्राफ बना हुआ है और आपको कहे कि किस प्रकार के सिग्नल को बताता है, तो आप कहेंगे अनुरूप, यानी कि एनालॉग सिग्नल को ये व्यक्त करता है। और अगर ये जो आप देख रहे हैं वर्गाकार जो धारा या वोल्टा का प्रतीक बनाया गया है, ग्राफ निरूपण किया गया है इस तरीके से, ये सिग्नल की अगर आप बात करोगे, या इसकी जगह कुछ इस तरह का सिग्नल बनाया गया है, त्रिभुजाकार सिग्नल बनाया गया है, इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो सिग्नल है, ये वर्गाकार सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल को बताता है। लेकिन ये वर्गाकार तरंग जो हमें प्राप्त हुई है, यानी वोल्टा जो हमें प्राप्त हुई है, वो कभी भी सीधे प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी अनुरूप सिग्नलों के मिश्रण से हमें प्राप्त होता है। और चूंकि हमें जो अनुरूप अंक रूप सिग्नल है, यानी डिजिटल सिग्नल है, उस डिजिटल सिग्नल में, अब सिग्नल का मतलब है ना, ये मत सोच लेना कि सिग्नल का मतलब कोई तरंगे आ रही होंगी उन्हीं को हम सिग्नल कहेंगे। यहां पर संकेत का मतलब हर उस चीज से है जो उस परिपथ में उपयोग में ली जानी है। जैसे वोल्टा को भी हम सिग्नल कहेंगे, धारा को भी हम सिग्नल कहेंगे, इस वोल्टा और धारा के कारण जो शक्ति उस परिपथ को मिलेगी उसे भी हम सिग्नल कहेंगे। तो सिग्नल का मतलब क्या है? सिग्नल का मतलब वो भौतिक राशि है जो उस परिपथ को संचालित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि इस सिग्नल में, इस संकेत में, इस वोल्टा में, इस धारा में अगर हम देखें तो हमें इसके केवल दो ही मान प्राप्त हो रहे हैं, एक तो न्यूनतम और एक उच्चतम। जैसे बल्ब की मैं बात करूं तो बल्ब की दो स्थितियां होती है, या तो वो ऑफ होता है या वो प्रकाशवान होता है। या तो वो प्रकाश नहीं देगा या प्रकाश देगा। अगर स्विच की हम बात करें तो स्विच की दो स्थिति, या तो ऑफ है या ऑन है। तो ये जो ऑफ और ऑन है, या ये जो न्यूनतम वोल्टा और अधिकतम वोल्टा है, या न्यूनतम धारा और अधिकतम धारा है, शून्य और अधिकतम है जिसको हम कह रहे हैं, या फिर हम कहें कि बल्ब का प्रकाशवान होना और नहीं होना, ये है। तो इनको अंकरूप सिग्नल में एक पद्धति से व्यक्त किया जाता है जिसे हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति। जिसे हम क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम इसे कहा जाता है। और बाइनरी सिस्टम में दो अंक काम में लिए जाते हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। एक है 0 और दूसरा है 1। और दूसरी प्रकार की जो पद्धति है वो है डेसिमल पद्धति, जो हम सामान्य गणित में काम में लेते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा भी और पद्धतियां, हेक्साडेसिमल पद्धति भी है, लेकिन जो अंकरूप सिग्नल में पद्धति काम में ली जाती है वो है बाइनरी सिस्टम। यानी कि डिजिटल में हम बाइनरी सिस्टम काम में लेते हैं। जो कोडिंग सिस्टम है, जो कोड बन रहे हैं, जो संक्रियाएं हो रही हैं, जो अंक समझ रहा है कोई भी डिजिटल युक्ति, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो डिजिटल वर्किंग प्रोसेस पे काम करने वाली कोई भी युक्ति हो, वो 0 और 1 के रूप में ही इसे समझता है। और वहां पर हर एक अंक का मतलब एक अलग, जैसे आपको 1 लिखना है तो आप 1 लिखते हैं, 0 लिखना है तो आप 0 लिखते हैं। ठीक है। और अगर आपको 3 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, तो इसके लिए बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता है। 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 ये दो ही संख्या है हमारे पास में है। अब अगर आपको डेसिमल सिस्टम में 3 लिखना है तो वो हमारे हिसाब से तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो डिजिटल है, डिजिटल सिग्नल जो है, जो कंप्यूटर है, वो इस 3 को नहीं समझता है। वो कंप्यूटर इस 3 को नहीं समझता है। वो 0 और 1 के संग्रह से मिलकर के बनने वाला एक मान होता है, उस मान को समझता है, उस मान के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है।
खैर वो संख्या क्या होती है उसकी हमें जरूरत, अभी हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो भी डिजिटल पर आधारित, डिजिटल सिग्नल पर आधारित युक्तियां हैं, वो 0 और 1 को ही कोडिंग के रूप में समझते हैं। और ये जो सिग्नल है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे कि इसे द्विआधारी सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि इसमें दो ही आधार है, एक 0 और एक 1, दो संख्याओं को ही आधार बनाया गया है। डेसिमल यानी दशमलव पद्धति जिसको हम कहते हैं, दशमलव का मतलब यहाँ वो पॉइंट वाला दशमलव नहीं है, दशमलव पद्धति जो होती है उसमें 10 संख्याएं होती है 0 से लेकर के 9, इसलिए हम उसे दशमलव पद्धति कह देते हैं। ठीक है, खैर इससे आगे अगर हम बढ़े तो डिजिटल संकेतों पर आधारित युक्तियों की अगर हम बात करें तो डिजिटल घड़ियां हैं, आधुनिक कंप्यूटर है। और अगर हम एनालॉग सिग्नल पर आधारित युक्तियों की बात करें तो आपने बहुत सारी युक्तियां देखी है एनालॉग सिग्नल पर आधारित, जैसे हमारे घर में उपयोग में ली जाने वाली प्रेस है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ये सब एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हम काम में लेते हैं, उन परिपथों में बहुत सारे परिपथ ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं, और बहुत सारे डिजिटल सिग्नल पर काम करने वाले परिपथ भी उपयोग में लिए जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉजिक गेट यानी तार्किक द्वार। नाम से पता चल रहा है ऐसी कोई चीज की बात की जा रही है जिसमें कोई लॉजिक चल रहेगा, किसी न किसी प्रकार का तर्क चलेगा, जिसमें किसी न किसी प्रकार की संक्रिया चलेगी। ये जो लॉजिक गेट है एक्चुअल में ये डायोड और ट्रांजिस्टरों, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायोड और ट्रांजिस्टरों का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिस परिपथ में कम से कम एक निवेशी टर्मिनल होता है। कम से कम एक, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक निवेशी टर्मिनल होता है और एक निर्गत टर्मिनल होता है। निर्गत टर्मिनल एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा कभी भी, निर्गत टर्मिनल कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन निवेशी टर्मिनल जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और ये किसी विशिष्ट संक्रिया पर काम करते हैं, ये किसी न किसी विशिष्ट संक्रिया पर काम करते हैं। वो विशिष्ट संक्रिया जैसे हम गणित में देखते हैं, गणित में ये जो प्लस है वो जोड़ने की संक्रिया को बताता है, ये जो चिन्ह है वो घटाने की संक्रिया को बताता है, माइनस का चिन्ह जो है, ये मल्टीप्लिकेशन का एक्स जैसा जो चिन्ह है वो गुणा करने की संक्रिया को बताता है, ये जो चिन्ह हम बनाते हैं ये भाग देने की संक्रिया को बताता है, हम जब कोष्टक बनाते हैं तो वो एक राशि को व्यक्त करने की संक्रिया को बताता है, कोष्टक पर जब घात लगाते हैं तो ये बताता है कि ये घात इस पूरे कोष्टक में लिखी हुई राशियों पर अप्लाई होगी और उसका एक अलग तरीका होगा। तो ये जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं का मतलब क्या, फॉर्मूला जो हम काम में ले रहे हैं, ये फॉर्मूला गणित में अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल पर काम करने वाली युक्तियां होती हैं उनमें अलग तरह के होते हैं। तो जो डिजिटल सिग्नल पर काम करती हैं युक्तियां, उनमें नॉर्मली लॉजिक गेट्स लगे हुए होते हैं, तार्किक द्वार लगे हुए होते हैं। तो तार्किक द्वार की यानी लॉजिक गेट की अगर मैं परिभाषा देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों की किसी विशेष संक्रिया पर काम करता है, किसी विशेष संक्रिया से हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो निर्गत हमें प्राप्त होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि निवेशी जो टर्मिनल है उनमें किस प्रकार के संकेत आरोपित किए गए हैं, किस प्रकार के संकेत, यानी जो वोल्ट आरोपित की गई है उसका अधिकतम मान आरोपित किया गया है या न्यूनतम मान, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। अधिकतम को तो हम कहेंगे 1 और न्यूनतम को हम कहेंगे 0। ठीक है, और उस पर वो परिपथ कैसे काम करेगा, कुछ ना कुछ वर्किंग प्रोसेस करेगा और हमें एक निश्चित परिणाम प्राप्त होगा, एक निश्चित परिणाम प्राप्त होगा, जिसके लिए हम एक सत्यमान सारणी भी देखेंगे। नॉर्मली 3 तरह के मूल तार्किक द्वार हम पढ़ते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इस हमारे सिलेबस में देखो बच्चों, इसमें अभी ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, एक चीज तो यह है कि इसका संकेत क्या होता है, दूसरा है कि इसकी बुलियन एल्जेब्रिक फॉर्मूला, बुलियन एल्जेब्रिक फॉर्मूला। देखो एक तो आपने नाम सुना होगा एल्जेब्रिक फॉर्मूला, बीजगणितीय सूत्र, और एक मैं बोल रहा हूं बुलियन बीजगणितीय सूत्र। बुलियन बीजगणितीय सूत्र क्या होता है, बुलियन बीजगणितीय सूत्र जो है वो डिजिटल
परिपथों में उपयोग में लिए जाने वाले लॉजिक गेट जिस फॉर्मूले पर काम करते हैं, उस फॉर्मूले को व्यक्त करने के लिए जो गणितीय पद्धति काम में ली जाती है, उसे हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। उसे हम क्या कहते हैं? बुलियन अलजेब्रा। यानी डिजिटल संकेतों में, डिजिटल परिपथों में जो बेसिक गणित काम में ली जा रही है, जो उसके लिए जो फॉर्मूले हम काम में लेंगे, जैसे 2+2, ठीक है, 2+2 कितना होता है बच्चों? दो प्लस दो कितना होता है? अरे आवाज नहीं आई। 4 होता है, डेफिनेटली 4 होता है। अच्छा, ये 2+2 आपने जोड़ा, कभी आपने सोचा कि आप जिनको भी जोड़ते हो उन पे किसी पर भी ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं होती? जैसे मुझे 2 लकड़ियों में 2 लकड़ियां और जोड़नी है और बताना है कि टोटल कितनी लकड़ियां हैं। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम 2 चीज में 2 चीज जोड़ रहे हैं, तो 2 लकड़ी में हम 2 लकड़ी जोड़ रहे हैं। अब बताओ कि जब हम इनको वापस गिन रहे हैं एक साथ, तो इनमें बीच में कहीं प्लस का चिन्ह दिख रहा है क्या आपको? भाई अगर मैं कहूं कि 2 लकड़ियों में 2 लकड़ियां जोड़ करके बताओ कि टोटल कितनी लकड़ियां हुई, एक जगह 2 लकड़ियां रखी हुई है, एक जगह 2 लकड़ियां रखी हुई है, टोटल कितनी लकड़ियां हुई, कुल कितनी लकड़ियां हुई, जोड़ करके बताओ। तो 4 हुई है ना। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो उनके बीच में कहीं आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देता है क्या? नहीं सर, नहीं। क्या लकड़ियों पर ऐसा कोई अंक बना हुआ दिखाई देता है आपको? दो जैसा नहीं दिखाई देता ना। तो ये 2 क्या है? ये 2 हमने एक प्रतीक बना दिया। क्यों बना दिया प्रतीक? कि अब अगर मैं आपको कहता कि आप 2 लकड़ियां और 2 लकड़ियों को जोड़ो, ठीक है ना, या तो आप उसको मन में इमेजिन करके जोड़ते, ठीक है। अब अगर मेरे को किसी बच्चे को कोई सवाल देना है कि भाई ये 2 लकड़ियां हैं और इधर 2 लकड़ियां हैं, बताइए कुल कितनी लकड़ियां होंगी, तो मुझे लकड़ी का चिन्ह बनाना पड़ता, लकड़ी का चित्र बनाना पड़ता। अगर मान लो मैं कहता कि 2 बतख हैं और एक तरफ और 2 बतख है, उनको जोड़ो, तो मुझे पहले इधर एक बतख बनानी पड़ती। हालांकि ये बतख नहीं है जो मैंने बनाया, तो गोला बना दिया मैंने, वृत्त बना दिया, पर मान लो कि ये बतख का चित्र है, तो मुझे 4 बतख के चित्र बनाने पड़ते हैं। जैसे बचपन में आप छोटे बच्चों की किताबों में देखोगे तो चित्र बने हुए रहते हैं, ऐसे 4 कॉइन बने हुए हैं, बतख बनी हुई है, मुर्गे बने हुए हैं, लकड़ी बनी हुई है, बेंच बनी हुई है, कुर्सी बनी हुई है। तो ऐसे चिन्ह मुझे बनाने पड़ते हैं। तो गणित ने हमारा काम क्या कर दिया? थोड़ा सा आसान कर दिया कि आप जिंदगी भर ऐसे चित्र बनाओगे तो आपकी कॉपियां भर जाएंगी और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसा करो, चित्र मत बनाओ, इमेजिन कर लो और एक संख्या लिख दो इसकी जगह। ये संख्या हमने लिख दी। तो गणित हमें क्या कर रहा है? गणित हमें इन चीजों को जोड़ने के लिए, एक फॉर्मूला तैयार करने के लिए कुछ अंक दे रहा है और एक चिन्ह दे रहा है, जिस चिन्ह को हम पहचान पाएंगे, जिस चिन्ह को देख करके हम पहचान पाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया ना, इसको अपन कहते हैं बीज गणित। जोड़ने की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, गुणा करने की प्रक्रिया और भाग देने की प्रक्रिया, वो गणित, बीज गणित का एक महत्वपूर्ण नियम है। बीज गणित का मतलब है गणित का बीज, गणित का मूल क्या है। तो ऐसे ही बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा डिजिटल संकेतों को जब कोई डिजिटल युक्ति जोड़ती है, घटाती है, गुणा करती है, भाग करती है, जो भी संक्रिया उनके साथ में करती है, उस संक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कुछ अंक और कुछ फॉर्मूला आधारित चिन्ह काम में लिए जाते हैं। उनके सम्मिश्रण से जो नया फॉर्मूला बनता है उसको अपन कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। जैसे बीजगणित में आप पढ़ते हो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b², अलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन +2ab। इसका मतलब क्या है? और इसको आप ध्यान से अगर सोचोगे तो आपने सुना भी होगा, ये सर्वसमीका है। देखो 3 तरह की चीजें होती है, सर्वसमीका, समीका और असमीका। सर्वसमीका मतलब ये हमेशा सही होगी, समीका मतलब ये कुछ मानों के लिए सही होगी, बाकी मानों के लिए सही नहीं होगी। जैसे मैं कहूं कि x + y बराबर 2 है, तो हम कहेंगे कि x का मान अगर 3 हो और y का मान 3 हो तो ये समीकरण सही नहीं होगी। अगर x का मान 2 हो और y का मान 0 हो तो ये समीकरण सही होगी। यानी x और y के कुछ मानों के लिए तो सही होगी, लेकिन सभी मानों के लिए सही नहीं होगी। तो ऐसी अगर कोई समीकरण दी हुई है तो उसको हम कहते हैं समीका। ठीक है। जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं हो उसको हम कहते हैं असमीका।
और ऐसा जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा ही बराबर होता है उसको हम कहते हैं सर्वसमीका। तो ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये बीजगणितीय फॉर्मूला जो कहता है कि दो राशियों का योग जो होता है उसका अगर आप वर्ग करोगे तो वो हमेशा ही उन दोनों राशियों के वर्गों और उनके गुणा के दुगने के योग के बराबर आएगा। तो ये हमने एक प्रतीक बना दिया, प्रतीकात्मक रूप बना दिया, एक फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला लिखना ही कहलाता है अलजेब्रा। ये फॉर्मूला में क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब क्या है कि गणितीय रूप से किसी संक्रिया को, जो कार्य आप कर रहे हो, जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की दो अंकों के साथ में, दो चीजों के साथ में जो आप क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया को व्यक्त करने का तरीका ही अलजेब्रा है, ही बीजगणित है, या ही गणित है। हम कहें बीज गणित को छोड़कर हम केवल गणित कहें तो गणित का मतलब है कि जो भी संक्रिया हम उनके साथ में कर रहे हैं, जो भी हम प्रक्रिया हम उनके साथ में अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला आप लिखते हो उनका संग्रह, उनका समुच्चय। तो बुलियन अलजेब्रा भी क्या है? डिजिटल परिपथों में जो संक्रियाएं होंगी, जो भी क्रिया होगी, उस क्रिया को व्यक्त करने का तरीका बुलियन अलजेब्रा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? और गेट के बारे में। और गेट को अपी द्वार भी कहा जाता है। और गेट को अपी द्वार भी कहा जाता है। एक नाम मैं और बोल रहा हूं, अपी द्वार। ठीक है। अब और गेट जो है, पहली बात तो हमें इसमें तीन चीजें पढ़नी है। पहली चीज तो पढ़नी है हमें कि ये होता क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, और तीसरा हमें इसका बुलियन व्यंजक पढ़ना है, बुलियन व्यंजक या बुलियन अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ना है, और एक हमें इसकी सत्यमान सारणी पढ़नी है। तो देखो, जो और गेट होता है इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दे सकते हम, कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दे सकते। और गेट क्या है? और गेट के प्रतीक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रतीक चिन्ह में ऐसा है कुछ, ये आप देख सकते हो। यहां पर मैंने इसको अलग से गोला भी कर दिया इस पर, ये प्रतीक चिन्ह है। आप इसमें देखोगे तो दो निवेशी टर्मिनल है, एक ए और बी, और एक निर्गम टर्मिनल है। तो हम क्या कहेंगे? और गेट में दो निवेशी टर्मिनल और एक निर्गम टर्मिनल होता है। ठीक है। और गेट में दो निवेशी टर्मिनल और एक निर्गम टर्मिनल होता है। और बुलियन अलजेब्रा में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y बराबर a प्लस बी। अगर पहला निवेशी संकेत a है और दूसरा निवेशी संकेत b है, और जो निर्गम संकेत है वो y है, तो इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर a प्लस बी। अब बुलियन अलजेब्रा में इस प्लस का मतलब, बुलियन अलजेब्रा में इस प्लस का मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में प्लस का मतलब है जोड़ना। ठीक है। लेकिन ये जो जोड़ है वो सामान्य जोड़ जैसी नहीं है। ये जोड़ जो है वो सामान्य जोड़ जैसी नहीं है। जैसे मेरे पास में पहला निवेशी संकेत है a, दूसरा निवेशी संकेत है b, और जो निर्गम संकेत है वो है y बराबर a प्लस बी, जैसे इस सारणी में आप देख सकते हो। अब आपके पास में जो निवेशी और निर्गम संकेत है, जो निवेशी संकेत है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। यानी कि या तो लोअर वोल्टेज हो सकता है या हायर वोल्टेज हो सकता है, या तो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है। तो इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान ली निवेशी संकेत का मान 0 है ए का, और बी का भी 0 है, तो जो निर्गम संकेत है उस पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि दोनों निवेशी संकेत निम्न वोल्टता पर हो, तो हमें निर्गम पर, यानी आउटपुट में हमें निम्न वोल्टता ही प्राप्त होगी। अगर ए 0 है और बी 1 है, यानी कि एक निम्न वोल्टता पर है और दूसरा उच्च वोल्टता पर है, तो हमें 1 प्राप्त होता है। 1 और 0 हो तो 1 प्राप्त होता है, और 1 और 1 हो तो भी 1 प्राप्त होता है। अब देखो, यहां तक तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम जोड़ ही रहे हैं। 0 और 0 को जोड़ा तो 0 आया, 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आया, 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया। लेकिन यहाँ लास्ट में आप देखोगे तो 1 और 1 को जोड़ने पर 2 नहीं आया है, 1 ही आया है। ठीक है। ये इसकी जो सारणी हमने बनाई है, यहां पर जो सारणी बनी हुई है, ये कहलाती है सत्यमान सारणी। तो प्लस में क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्लस में क्या होगा कि अगर दोनों निवेशी संकेतों में से कोई एक निवेशी संकेत भी, दोनों में से कोई एक
या दोनों निवेशी संकेत उच्च वोल्टता पर हों तो हमें निर्गम पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। देख लो, ए और बी में से बी 1 है तो निर्गम पर हमें 1 प्राप्त हो गया, ए और बी में से ए 1 है तो भी 1 प्राप्त हुआ, और दोनों 1 है तो भी 1 प्राप्त हुआ। यानी अगर दोनों में से कोई एक भी निवेशी संकेत यदि उच्च वोल्टता पर हो, कोई एक भी निवेशी संकेत उच्च वोल्टता पर हो, तो ऐसी स्थिति में हमें निर्गम पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। अब इसको एक परिपथ से हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। डायोड के परिपथ से और बल्ब के परिपथ से, दोनों परिपथ से हम समझेंगे कि ये जो बल्ब का प्रतीक है वो परिपथ है, वो इस सारणी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक लिया गया है। यानी कि ऐसा परिपथ नहीं जुड़ा होता है इसमें, ये जो और द्वार है उसमें से बल्ब नहीं जुड़े हुए होते हैं, पर बल्ब के परिपथ से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों 1 1 हो तो 1 ही हमें प्राप्त हो। ठीक है, ये एक स्विच है हमारे पास में और ये एक दूसरा स्विच है हमारे पास में। ये पहले स्विच को हमने कह दिया ए, दूसरे स्विच को हमने कह दिया बी, और हमने आगे लगा दिया ये बल्ब। ठीक है, और ये एक हमने बैटरी लगा दी। अब देखो, अगर स्विच ए और बी 0 0 यानी दोनों ही ऑफ हो तो क्या ये बल्ब जलेगा? हम कहेंगे नहीं जलेगा, दोनों ही ऑफ होंगे स्विच, तो फिर ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर ए स्विच ऑन हो जाए और बी स्विच ऑफ रहे, यानी ए 1 पर रहे और बी 0 पर रहे, तो हम कहेंगे विद्युत धारा जो है वो ए से होकर के बल्ब में पहुंच जाएगी और बल्ब प्रकाशवान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ए ऑफ हो जाए और बी ऑन हो जाए तो हम कहेंगे जो विद्युत धारा है वो बी से होते हुए बल्ब में पहुंच जाएगी और बल्ब जो है वो प्रकाशवान हो जाएगा। यदि हम कहें ए और बी दोनों ही ऑन हो तो विद्युत धारा का कुछ भाग ए से और कुछ भाग बी से होते हुए इस बल्ब में पहुंच जाएगा और बल्ब प्रकाशवान हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अगर हम इसको डायोड आधारित परिपथ से समझना चाहें, जो कि इसका वास्तविक परिपथ भी है, तो ये देखिए एक डायोड है, ठीक है, ये एक दूसरा डायोड है, और इन दोनों डायोडों को एक परिपथ में ये यहां पर एक लॉर्ड प्रतिरोध से जोड़ा हुआ है, ये एक प्रतिरोध से जोड़ा हुआ है, और प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो भू संपर्कित किया हुआ है। दूसरा सिरा भू संपर्कित करने का मतलब हुआ दूसरा सिरा 0 वोल्ट पर है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो वाई है। अब देखो, जब ए और बी दोनों 0 0 पर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों निम्न वोल्टता पर है। तो डायोड का ये जो सिरा होता है, इधर वाला लेफ्ट वाला जो सिरा हम बना रहे हैं, ये पी सिरा होता है। तो डायोड का पी सिरा ए सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरे डायोड का पी सिरा भी बी से जुड़ा हुआ है, दूसरे डायोड का पी सिरा बी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ए और बी दोनों निम्न वोल्टता पर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायोड के पी सिरे निम्न वोल्टता पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पी सिरा निम्न वोल्टता पर होगा, तो जब पी सिरा निम्न वोल्टता पर हो और एन सिरा उच्च वोल्टता पर हो, पी सिरा निम्न वोल्टता पर हो और एन सिरा उच्च वोल्टता पर हो, तो डायोड रिवर्स बायस में कहलाता है। तो जब ए और बी दोनों निम्न वोल्टता यानी 0 0 पर होंगे, ए और बी दोनों 0 0 होने का मतलब क्या है, दोनों ही निम्न वोल्टता पर होंगे। अब देखो, 0 को तो हम मान लेते हैं 0 और 1 को हम मान लेते हैं 5 वोल्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो जब ए और बी दोनों ही 0 0 पर होंगे यानी 0 0 वोल्टेज पर होंगे, तो दोनों डायोड रिवर्स बायस में होंगे, और दोनों डायोड रिवर्स बायस में होंगे तो इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह अगर नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम प्रतिरोध ले रहे हैं, इस प्रतिरोध से भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर प्रतिरोध से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभव का मान समान है। यानी कि अगर निचले सिरे पर जो कि भू संपर्कित किया हुआ उस पर 0 वोल्ट है, तो ऊपरी सिरा जो वाई है उस पर भी 0 वोल्ट ही होगा। तो वाई पर भी हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 वोल्ट प्राप्त हो गया। 0 0 जोड़ा तो 0 वोल्ट प्राप्त हो गया। अब हम लेते हैं कि एक 0 है और दूसरा 1 है, एक 0 है और दूसरा 1 है, यानी हम मान लेते हैं कि ए तो 0 है और बी जो है वो 5 वोल्ट है। 1 होने का मतलब उच्च वोल्टता पर है। तो पहला जो डायोड है उसमें ए सिरा 0 से जुड़ा हुआ है, यानी पी सिरा जो है वो 0 वोल्ट पर हो गया। तो पहला डायोड यानी ऊपर वाले डायोड को अगर मैं D1 कहूं तो हम कहेंगे कि ये पश्च बायसित है, और दूसरा डायोड जो है वो कैसा हो जाएगा,
क्योंकि दूसरे डायोड का पी सिरा 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा डायोड हो जाएगा अग्रबायसित। तो पहले डायोड के कारण तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन दूसरे डायोड के कारण धारा प्रवाहित होते हुए इस तार में पहुंचेगी, इस प्रतिरोध में पहुंचेगी। अब प्रतिरोध में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभव में अंतर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नीचे 0 वोल्ट है तो ऊपर 5 वोल्ट होना चाहिए। तो हमें Y पर भी क्या प्राप्त हो गया? 5 वोल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, हम 5 वोल्ट ही क्यों मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि डायोड में वोल्टता का पतन नहीं हो रहा है, विभव का पतन नहीं हो रहा है, ये मान करके हम चल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 5 वोल्ट दिया और 5 वोल्ट ही हमें वापस प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर ए सिरा जो है वो 5 वोल्ट पर हो और बी सिरा जो है वो 0 पर हो, यानी ये स्थिति कौन सी आ गई? ए 1 पर हो और बी 0 पर हो, वो वाली स्थिति आ गई। तो वाई पर क्या प्राप्त होता है? हमें 1, यानी वाई पर हमें वोल्टता प्राप्त होनी चाहिए। तो देखते हैं वाई पर वोल्टता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो जब ए सिरा 5 वोल्ट पर होगा तो डायोड D1 का पी सिरा जो है वो उच्च विभव पर हो जाएगा, और पी सिरा उच्च विभव पर होगा तो डायोड D1 तो हो जाएगा अग्रबायसित, और डायोड D2 जो है उसका पी सिरा जो है वो बी से जुड़ा हुआ, बी 0 वोल्ट पर है, मतलब डायोड D2 का पी सिरा निम्न विभव पर हो जाएगा। और डायोड D2 का पी सिरा अगर निम्न विभव पर हो, पी सिरा अगर निम्न विभव पर हो तो ये पश्चबायसित हो जाएगा। देखो किसी भी डायोड का अगर पी सिरा निम्न विभव पर हो तो पश्चबायसित होता है, पी सिरा उच्च विभव पर हो तो वो अग्रबायसित होता है। तो ए सिरे, पहले डायोड का जो पी सिरा है वो ए से जुड़ा हुआ है और ए उच्च विभव पर है, तो पी सिरा भी उच्च विभव पर हुआ। इसका मतलब पहला डायोड अग्रबायसित और दूसरा डायोड पश्चबायसित हो गया। इस वजह से पहले डायोड से विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए और इस प्रतिरोध में पहुंचेगी। पहले डायोड से विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए कहां पहुंचेगी? इस प्रतिरोध में पहुंचेगी। और अगर प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है, और विभवांतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सिरों का विभव बराबर नहीं है। तो नीचे सिरे का विभव 0 है तो ऊपरी सिरे का कोई ना कोई विभव यानी 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट स्थिति जब ए और बी दोनों 1-1 पर हो, यानी दोनों ही उच्च वोल्टता पर हो, तो ए पर भी 5 वोल्ट और बी पर भी 5 वोल्ट, तो हम कहेंगे पहला डायोड भी अग्रबायसित होगा और दूसरा डायोड भी अग्रबायसित होगा, और दोनों की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और दोनों की वजह से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित कब हो सकती है? तभी हो सकती है प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर उच्च वोल्टता हो। तो निम्न सिरे पर जो 0 वोल्ट था तो ऊपरी सिरे पर 5 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले डायोड से 5 वोल्ट गया और दूसरे डायोड से 5 वोल्ट गया तो हमें तो 10 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। नहीं, हमें 10 वोल्ट प्राप्त नहीं होगा, हमें विद्युत धारा बिल्कुल उतनी ही प्राप्त होगी जितनी कि इस पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि इन दोनों डायोडों को एक ही बैटरी के एक ही टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, यानी बैटरी जो है वो दोनों डायोड में एक ही बैटरी धारा प्रवाहित करा रही है। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो द्वार है बच्चों, दूसरे प्रकार का जो द्वार है वो है एंड द्वार। एंड द्वार, तो और द्वार के लिए हम क्या कह सकते हैं? और द्वार एक ऐसा द्वार होता है, ध्यान से सुनना, उसकी परिभाषा अगर आए तो आप क्या कहोगे? ऐसा तार्किक द्वार जिसके दोनों निवेशी टर्मिनलों में से किसी एक निवेशी टर्मिनल पर या दोनों निवेशी टर्मिनल पर उच्च वोल्टता आरोपित करने पर निर्गम पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती हो, तो उसे हम कहते हैं और द्वार। ठीक है, और गेट। और दूसरा है हमारे पास में एंड गेट, इसको हिंदी में अथ द्वार भी कहते हैं। ठीक है ना, परीक्षा में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में नाम लिखा हुआ जाए तो घबराना मत, अथ द्वार। इसके लिए अगर हम प्रतीक चिन्ह देखें तो प्रतीक चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहा है। दोनों के प्रतीक चिन्ह में अंतर कितना है? आप देखोगे कि ये वाला जो भाग है वो दोनों में सेम है, लेकिन ये जो भाग है और द्वार में ये रेखा यूं घूमी हुई है इस तरीके से, लेकिन जो एंड द्वार है उसमें ये सीधी रेखा है। ठीक है, तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसमें भी दो निवेशी टर्मिनल और एक निर्गम टर्मिनल होता है। इसका जो बुलियन संकेत है वो है y बराबर a डॉट b, एक तरीके से गुणा कर रहा है, a डॉट b, ये गुणा कर रहा है एक तरीके से, तो a b और ये y। ठीक है, 0 1 1 0, ओ सॉरी 0 0 वाली कंडीशन तो अपन लेना ही भूल गए,
इसके बुलियन अलजेब्रा में हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं अपन। सत्यमान सारणी में ये जो सारणी बन रही है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं सत्यता सारणी या सत्यमान सारणी। तो जब ए और बी दोनों जीरो पर हो तो वाई पर भी जीरो ही प्राप्त होता है, यानी निवेशी दोनों टर्मिनल शून्य पर हो तो निर्गम पर भी जीरो ही प्राप्त होता है। ए और बी में से ए 1 पर हो और बी 0 पर हो तो निवेशी निर्गम टर्मिनल पर जीरो प्राप्त होता है। ए 0 पर और बी 1 पर हो तो निर्गम पर हमें जीरो प्राप्त होता है, और अगर ए 1 पर हो और बी 1 पर हो तो निर्गम पर भी हमें 1 प्राप्त होता है। यानी हम कहेंगे कि दोनों निवेशी टर्मिनल न्यून वोल्टता पर हो तो निर्गम पर भी न्यून वोल्टता प्राप्त होती है। दोनों में से कोई एक निवेशी टर्मिनल न्यून वोल्टता पर हो तो भी न्यून वोल्टता प्राप्त होती है, और दोनों निवेशी टर्मिनल जब उच्च वोल्टता पर होते हैं तो हमें उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। तो ये अगर इसको आप देखोगे तो ये एक तरीके से सामान्य गुणा जैसा ही दिख रहा है कि 0 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। लेकिन वास्तव में सामान्य गुणा नहीं हुआ है, वास्तविक रूप से ये गुणा सामान्य गुणा नहीं है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देख सकते हैं, ऐसा तार्किक द्वार जिसमें निर्गम पर उच्च संकेत केवल तब प्राप्त होते हैं जब दोनों निवेशी संकेत उच्च हों, दोनों निवेशी संकेत उच्च हों। अगर आप इसे डायोड के परिपथ से समझना चाहें या बल्ब के परिपथ से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं हम? बल्ब के परिपथ से तो आप ये परिपथ देख रहे हैं सामने। अब देखो ए और बी दो बल्ब स्विच दिए हुए हैं, तो इसमें 0 और 1 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। पहली कंडीशन दी हुई है 0 0, यानी दोनों ही ऑफ रहे स्विच। तो क्या इस बैटरी से बल्ब में धारा प्रवाहित होगी? हम कहेंगे प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। ऑफ का मतलब है तार आपस में नहीं जुड़े हुए, ए के और बी के भी तार आपस में नहीं जुड़े हुए, ठीक है। अगर ए 1 पर हो यानी ए को ऑन कर दिया आपने और बी को ऑफ कर रखा है तो क्या धारा प्रवाहित होगी? हम कहेंगे बैटरी से ए में प्रवाहित होते हुए जब बी के पास पहुंचेगी तो ये आगे नहीं पहुंच पाएगी, यानी खुला परिपथ रहेगा, तो बल्ब प्रकाशवान नहीं होगा। जब ए 0 पर यानी ए ऑफ और बी ऑन हो हम कहेंगे तब भी प्रवाहित नहीं होगा। एक तरीके से तार दो जगह से टूटा हुआ है, आप ये मान लो। अगर तार को दोनों जगह से नहीं जोड़े, 0 0 का मतलब क्या है? दोनों जगह से नहीं जोड़े तो बल्ब जलेगा क्या? हम कहेंगे नहीं जलेगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। अगर तार को हम एक जगह से जोड़ दें और एक जगह से छोड़ दें, पहले वाले सिरे को जोड़ दें और दूसरे सिरे को छोड़ दें, या दूसरे वाले सिरे को जोड़ दें और पहले वाले सिरे को छोड़ दें, तो हम कहेंगे अब भी बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। अगर बल्ब को प्रकाशित कराना है तो आपको दोनों सिरों को जोड़ना पड़ेगा। अगर डायोड वाले सिद्धांत से हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि 0 0 का मतलब है दोनों डायोड के निवेशी टर्मिनल ए और बी निम्न वोल्टता पर है। जब ए निम्न वोल्ट पर बी निम्न वोल्ट पर होगा तो क्या होगा? ये डायोड ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ए का डायोड है, ये बी का डायोड है, दोनों निम्न वोल्टता पर है, ये भी 0 पर ये भी 0 पर। तो ये 0 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एन सिरे से। ये 0 किससे जुड़ा हुआ है? एन सिरे से। यानी एक तरीके से दोनों डायोड का जो एन सिरा है वो निम्न विभव पर है। जब भी एन सिरा निम्न विभव पर होता है तो ये मान के चलो कि पी सिरा हमेशा ही उच्च विभव पर होगा, और डायोड कैसे हो जाएगा? अग्रबायसित हो जाएगा। डायोड अग्रबायसित, क्योंकि पी सिरा निम्न विभव पर और एन सिरा निम्न विभव पर और पी सिरा उच्च विभव पर है। तो पहला डायोड भी अग्रबायसित और दूसरा डायोड भी अग्रबायसित। अग्रबायसित होगा तो क्या होगा? अग्रबायसित होगा तो इससे धारा प्रवाहित होते हुए, अग्रबायसित होगा तो इससे धारा प्रवाहित होगी। अगर ये अग्रबायसित होगा तो इससे धारा प्रवाहित होनी चाहिए बैटरी से। अरे अगर बायसित होगा तो बैटरी से धारा प्रवाहित होनी चाहिए ना, इस बैटरी की वजह से। ये बैटरी की वजह से धारा प्रवाहित होगी तो धारा कैसे जाएगी? ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। मैं केवल इस भाग को यहां बना रहा हूं। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो किसी ना किसी बैटरी की वजह से प्रवाहित होती है, किसी न किसी स्रोत की वजह से प्रवाहित हो रही। पिछले वाले में जो हमने देखा वो निवेशी संकेत की वजह से प्रवाहित हो रही थी। अब ये 5 वोल्ट पर है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है अग्रबायस में, वो हमेशा पी से एन की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैसी होती है? पी से एन की ओर होती है। तो ये जो सिरा है, ये सिरा एक डायोड से इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक डायोड से इधर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से।
तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? ये इस दिशा में P से N की ओर। अब ये P से N की ओर प्रवाहित हो रही है, तो एक तरीके से मैं इसको अगर नाम दे दूं तो मैं कहूंगा ये एक तरीके से Y से A की ओर आ रही है या Y से B की ओर आ रही है। तो Y पर धारा कहां से आई? इसका मतलब ये बैटरी से होते हुए प्रतिरोध की तरफ गई है धारा। बैटरी से होते हुए कहां गई है? प्रतिरोध की तरफ गई है धारा। अब बैटरी से होते हुए प्रतिरोध की तरफ तो केवल तभी जा सकती है जब इस प्रतिरोध का एक सिरा उच्च विभव पर हो और दूसरा सिरा निम्न विभव पर हो। क्योंकि इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा मिट गया, ये वाला सिरा उच्च विभव पर है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला सिरा क्या होना चाहिए? निम्न विभव पर, तभी तो ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होगी। यानी ऊपर वाला सिरा कितने पर हो गया? 0 पर, और ये 0 वोल्ट ही हमें Y पर प्राप्त हो रहा है। तो जब दोनों को 0 0 पर रखा तो Y पर भी हमें 0 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि जब हम A और B दोनों को 0 0 पर रखेंगे तो दोनों डायोड अग्रबाइसित हो जाएंगे। अग्रबाइसित होंगे तो डायोड में धारा बहेगी। धारा कहां बहेगी? डायोड में P से N की ओर बहेगी। अब P से N की ओर यानी ये विद्युत धारा इस दिशा में आ रही है। एक तरीके से देखें तो A टर्मिनल की तरफ आ रही है और B टर्मिनल की तरफ आ रही है, तो A और B टर्मिनल की तरफ कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होगी। तो हम कहेंगे भाई ये जो विद्युत धारा है वो बैटरी से होते हुए A टर्मिनल और बैटरी से होते हुए B टर्मिनल में आ रही है। या इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी से Y की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो Y बना हुआ है इसकी ओर धारा प्रवाहित हो रही है। जब ये निचला सिरा जो है वो उच्च विभव पर हो और ऊपरी सिरा निम्न विभव पर हो, तो निचला सिरा 5 वोल्ट पर है तो ऊपरी सिरा कितने पर होगा? 0 वोल्ट पर होगा। और ये ऊपरी सिरा 0 वोल्ट पर होगा तो ये ऊपरी सिरा ही तो Y है, तो Y पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। Y पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि जो पहला डायोड है वो अग्रबाइसित है, सॉरी उच्च वोल्टता पर है, उच्च वोल्टता पर है, यानी A उच्च वोल्टता पर है और दूसरा जो डायोड है वो निम्न वोल्टता पर है, तो हम कहेंगे पहले डायोड का N सिरा उच्च वोल्टता पर है, पहले डायोड का N सिरा जो है वो उच्च वोल्टता पर है, 5 वोल्ट पर है, और दूसरे डायोड का जो N सिरा है वो निम्न वोल्टता पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो डायोड है जिसका N सिरा उच्च वोल्टता पर है, इसका मतलब P सिरा निम्न वोल्टता 0 पर है। दूसरे डायोड का N सिरा 0 वोल्ट पर है, तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि दूसरा जो सिरा है वो उच्च विभव पर होगा। ठीक है, या हम ये कहें कि दूसरे सिरे की अगर हम बात नहीं भी करें तो इसी सिरे के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जब N सिरा उच्च विभव पर होता है तो डायोड पश्चबाइसित होता है, और जब N सिरा निम्न विभव पर होता है तो डायोड अग्रबाइसित होता है। इसका मतलब ऊपर वाला डायोड D1 तो हो गया पश्चबाइसित और नीचे वाला डायोड D2 हो गया अग्रबाइसित। इसका मतलब ऊपर वाले डायोड में कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस B डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्योंकि अग्रबाइसित है, और अग्रबाइसन में विद्युत धारा हमेशा P से N की ओर बहेगी। तो चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में यानी B की ओर आएगी धारा, तो ये B पर धारा कहां से आई? डायोड में धारा कहां से आई? ये डायोड में धारा इस प्रतिरोध से होते, इस बैटरी से होते हुए, इस प्रतिरोध से होते हुए डायोड में गई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध की हम बात करें तो उसमें जो विद्युत धारा है वो कहां प्रवाहित हुई है? नीचे से ऊपर की ओर। चित्र के हिसाब से देखें तो नीचे से ऊपर की ओर। अब निचला सिरा तो 5 वोल्ट पर है, ये दिया हुआ है देखो 5 वोल्ट पर है, प्लस 5 वोल्ट पर। इसका मतलब ऊपरी सिरा क्या होना चाहिए? कम वोल्टता पर होना चाहिए, तभी तो धारा प्रवाहित होगी ऊपर की ओर। तो हम क्या कहेंगे? ऊपरी सिरा जो है वो 0 वोल्ट पर होगा, और ऊपरी सिरा 0 वोल्ट पर होगा तो वो ऊपरी सिरा ही Y से जुड़ा हुआ है, यानी Y भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि अगर मैं डायोड D1 यानी A सिरे को 0 पर रख दूं और B सिरे को 5 वोल्ट पर रख दूं, तो हम कहेंगे ऊपरी डायोड जो है वो अग्रबाइसित हो जाएगा और निचला डायोड जो है वो पश्चबाइसित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में फिर हम कहेंगे ऊपरी डायोड में यानी A डायोड में धारा प्रवाहित होगी, तो A में धारा प्रवाहित होगी P से N की ओर, यानी कि चित्र के हिसाब से अपन देखें तो लेफ्ट में। इसका मतलब ये धारा कहां से आ रही है? बैटरी से होते हुए P से N की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि बैटरी से होते हुए प्रतिरोध में जा रही है, तो प्रतिरोध में नीचे से ऊपर की ओर ये धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि निचला सिरा अगर उच्च विभव पर है तो ऊपरी सिरा निम्न विभव पर होना चाहिए,
यानी कि वाई सिरा 0 वोल्ट पर होना चाहिए। तो वाई सिरे पर हमें 0 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अब अगर मैं कहूं कि दोनों ही डायोड जो हैं उनके ए और बी सिरे 5-5 वोल्ट पर हैं, यानी कि पहले डायोड का एन सिरा और दूसरे डायोड का एन सिरा, ये दोनों ही 5 वोल्ट यानी उच्च विभव पर हैं। तो दोनों डायोड कैसे हो गए? पक्षबाह्यस्थित। और दोनों डायोड पक्षबाह्यस्थित हो गए तो इसका मतलब इन डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि बैटरी से भी विद्युत धारा कहीं नहीं जा पाएगी, यानी ये खुले परिपथ की तरह काम करेगा। अब अगर बैटरी से विद्युत धारा प्रतिरोध में नहीं जा पा रही है, क्योंकि प्रतिरोध में चली गई तो आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, यानी खुला परिपथ है। तो बैटरी से विद्युत धारा जब प्रतिरोध में नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है उसके दोनों सिरे समान वोल्टता पर है। अब नीचे वाला सिरा 5 वोल्ट पर है तो इसका मतलब ऊपर वाला सिरा भी 5 वोल्ट पर होगा। ऊपर वाला सिरा भी 5 वोल्ट पर होगा, यानी वाई पर भी 5 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब दोनों सिरे उच्च वोल्टता पर होते हैं तो ही हमें वाई पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं, कि ये जो डायोड वाला मैकेनिज्म हमने समझा है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो एंड गेट में है ना और गेट में है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए काम में लिया कि इस तरह के परिपथ होते हैं आपका। वरना दिमाग ये कहता कि भाई इस डायोड में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से दोनों पर हम 0-0 रखें तो हमें निर्गम पर भी 0 प्राप्त हो जाता है, इसमें ऐसा क्या होता है? तो वो ये डायोड वाला परिपथ है, उससे हमें समझ में आएगा कि इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का द्वार है नॉट गेट। नॉट गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो आप सामने देख रहे हैं, एक त्रिभुज बनाया हुआ है जिसका एक निवेशी है और एक ही निर्गम टर्मिनल है। इसे प्रतिलोमी द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है? प्रतिलोम प्राप्त कराता है। जब हम इसके निवेशी टर्मिनल पर 0 देते हैं, 0 इनपुट सिग्नल करते हैं, यानी निम्न संकेत भेजते हैं, तो निर्गम पर हमें उच्च संकेत प्राप्त होते हैं। और जब निवेशी पर उच्च संकेत भेजते हैं तो निर्गम पर हमें निम्न संकेत प्राप्त होते हैं। तो इसकी सत्यता सारणी में भी आप देखो एक ही है। अगर मैं निर्गम संकेत को ए कहूं, एक ही निवेशी टर्मिनल और एक ही निर्गम टर्मिनल ए है, तो निर्गम को अगर मैं वाई कहूं तो वाई बराबर हो जाएगा ए बार। तो ये जो ऊपर मैंने बार लगाया है चिन्ह, ये बार बताता है उल्टा करना है, जो भी ए का मान होगा उसका उल्टा करना है। तो देखो ए पर 0 होगा तो 0 का उल्टा 1 कर दिया, और 1 होगा तो 1 का उल्टा 0 हो गया। ठीक है, 0 है तो 0 का उल्टा 1 हो गया और 1 का उल्टा 0 हो गया। अब इसको अगर आप बल्ब के सर्किट से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि देखो जब ये ए 0 पर होगा, 0 पर यानी ऑफ होगा, तो बैटरी से सारी की सारी धारा बल्ब में जाएगी और बल्ब प्रकाशवान हो जाएगा। यानी जब ए ऑफ हुआ तो बल्ब प्रकाशवान हो गया। ठीक है, और जब ए को हम ऑन कर देंगे, यानी इस तार को अपन जोड़ देंगे, स्विच को जोड़ देंगे, तो क्या होगा? जो बैटरी है उससे विद्युत धारा स्विच से होते हुए वापस बैटरी में आ जाएगी, बैटरी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बल्ब में धारा पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि विद्युत धारा जो होती है वो कम प्रतिरोध वाले रास्ते का चयन करती है। तो ये तो सीधा तार हो जाएगा, इस सीधे तार में जाएगी, बल्ब में तो प्रतिरोध होता है, यानी बल्ब में विद्युत धारा नहीं जा पाएगी। ठीक है। चौथे प्रकार का जो द्वार है, हालांकि 3 ही द्वार है, लेकिन इन 3 द्वारों में से 2 द्वार और बनाए जा सकते हैं जिन्हें सर्वव्यापी द्वार कहा जाता है। एक है नॉर गेट, एक तो है नॉर गेट और दूसरा जो है वो है नैंड गेट। नॉर गेट क्या है? जब एक और गेट के श्रेणी क्रम में एक नॉट गेट लगा हुआ हो, एक और गेट के श्रेणी क्रम में एक नॉट गेट लगा हुआ हो, तो इससे जो द्वार हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं नॉर द्वार, और ये उसका प्रतीक चिन्ह है। ये नॉर द्वार का प्रतीक चिन्ह है। और गेट बना दो और गेट के आगे बिंदु लगा दो, नॉट गेट वाला जो बिंदु है ना वो लगा दो, तो ये बन जाएगा नॉर द्वार। नॉर द्वार में क्या होगा कि जो और द्वार से जो हमें निवेशी संकेत प्राप्त होगा, नॉर द्वार में क्या होगा? नॉट गेट उसका, और पहले तो और गेट से हमें कोई निर्गम टर्मिनल पर संकेत प्राप्त होगा। नॉट गेट क्या कर देगा? जो भी हमें प्राप्त होगा उसका उल्टा कर देगा। तो हम अगर इसको ऐसे समझे कि ए एक निवेशी है और बी एक निवेशी है, इसको और गेट से गुजारा तो हमें प्राप्त हुआ वाई पर ए प्लस बी। अब इसे अगर मैं एक नॉट गेट से गुजारूं
तो जो लास्ट में हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी का बार। ठीक है, अगर मैं इसको y नहीं कहूं, ओनली a, अगर मैं केवल इसको उत्तर लिख दूं तो ये हम लिखेंगे a प्लस बी हमें प्राप्त होगा। और जब हम इसे नॉट गेट से गुजारेंगे तो नॉट गेट से जो भी आंसर प्राप्त होगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं, y बराबर हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी का बार। यानी जो भी हमें और गेट से निर्गम संकेत प्राप्त होगा नॉट गेट उसका उलट कर देगा। ठीक है, तो सत्यमान सारणी पहले तो आप क्या करेंगे, और गेट की बनाएंगे और उसमें एक कॉलम और जोड़ देंगे। तो और गेट की सत्यमान सारणी क्या है, a b और y। 0 0 जब होते हैं तो 0 प्राप्त होता है, 1 0 जब होते हैं तो 0 1 प्राप्त होता है, 0 1 होते हैं तो 1 प्राप्त होता है, और 1 1 होते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए, हम पहले a b और y बनाते थे, अब आपको इसको बनाना है a प्लस b और लास्ट वाला बनेगा y बराबर a प्लस b का बार। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी a प्लस बी हमें प्राप्त होगा उसका बार करना है, यानी उल्टा करना है। तो 0 प्राप्त हुआ तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा फिर 0, फिर 1 का उल्टा 0। यानी हमें निर्गम पर उच्च वोल्टता कब प्राप्त हुई, जब दोनों निवेशी निम्न वोल्टता पर है। तो हम क्या कहेंगे, नॉर द्वार एक ऐसा द्वार है जिसमें दो निवेशी टर्मिनल और एक निर्गम टर्मिनल होता है, और निर्गम टर्मिनल पर उच्च संकेत, ये देखो निर्गम टर्मिनल पर उच्च संकेत केवल तब प्राप्त होते हैं जब दोनों निवेशी शून्य पर हो, यानी निम्न संकेतों पर हो। फिर से देख लो, 0 0 है, और गेट की वजह से हमें क्या प्राप्त होगा, 0, लेकिन नॉट गेट इस 0 का क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर 0 और 1 है, और गेट की वजह से हमें 1 प्राप्त होगा, लेकिन नॉट गेट इसका उल्टा कर देगा, इसको 0 कर देगा। फिर 1 0 है, और गेट की वजह से हमें 1 प्राप्त होगा, लेकिन नॉट गेट की वजह से इसका उल्टा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 1 है, और गेट की वजह से हमें 1 प्राप्त होगा, और नॉट गेट जो है वो 0 कर देगा। यानी कि पहले निवेशी संकेत और गेट में जा रहे हैं, वो इस पर एक संक्रिया पूरी कर रहा है, एक कार्य पूरा कर रहा है, और उसके बाद में फिर ये नॉट गेट में जा रहा है, नॉट गेट फिर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो और गेट और नॉट गेट दोनों का जो सम्मिश्रण बना है उसको अपन कहते हैं नॉर गेट। इसी प्रकार से एंड गेट और नॉट गेट का जो सम्मिश्रण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नैंड गेट, जिसका प्रतीक चिन्ह यहां आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का होता है। इसमें भी दो निवेशी और एक निर्गम टर्मिनल है। इसमें भी आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ऊपर हो रहा था। पहले और गेट में निवेशी संकेत जाएंगे, एक परिणाम प्राप्त होगा, और नॉट गेट उस परिणाम का प्रतिलोम परिणाम हमें देगा। तो इसकी सत्यमान सारणी भी हम कैसी बनाएंगे, एक भाग तो इसका एंड गेट वाला बनेगा, और फिर उस एंड गेट का जो भी परिणाम होगा उसका उल्टा कर देना है अपने को। तो एंड गेट पर हमें परिणाम प्राप्त होता है a डॉट बी, तो ये इसका उल्टा कर देगा, यानी a डॉट बी का बार। तो अंतिम परिणाम y बराबर हो जाएगा a डॉट बी का बार। ठीक है, अब a एंड गेट में क्या होता है, सबसे पहले हम निवेशी संकेत a और b को एंड गेट में भेजेंगे, तो a और b ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ठीक है, एंड गेट में इसका परिणाम हमें a डॉट बी प्राप्त होता है। तो a डॉट बी 0 0 जब होते हैं तो एंड गेट में परिणाम भी हमें 0 ही प्राप्त होता है। जब 1 0 हो, यानी दोनों में से एक उच्च पर हो और एक निम्न पर हो, तो हमें 0 प्राप्त होता है। जब पहला निम्न पर और दूसरा उच्च पर हो तो भी हमें 0 प्राप्त होता है, और दोनों उच्च पर हो तो हमें 1 प्राप्त होता है। ये हमने एंड गेट में देखा था। लेकिन नैंड गेट, NAND नैंड गेट, ये क्या कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। तो हमें अंतिम परिणाम y बराबर a डॉट बी का बार, ये क्या प्राप्त होगा, जो भी परिणाम आपको यहां प्राप्त हुआ है उसका उल्टा। तो 0 का उल्टा कितना हो गया, 1, फिर 0 का उल्टा 1, फिर 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0। तो हम क्या कहेंगे, नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें जब दोनों निवेशी संकेत उच्च वोल्टता पर होते हैं तो निर्गम पर निम्न वोल्टता हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब इन दोनों गेट को सर्वव्यापी द्वार, यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से दुनिया में जितने भी तरह के बुलियन अलजेब्रिक फॉर्मूला हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी तरह की संक्रियाएं प्राप्त करने के परिपथ बनाए जा सकते हैं। यानी नैंड गेटों को जोड़ करके हम और गेट का
एंड गेट का और नॉट गेट का परिपथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य तरह की बहुत सारी संक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन द्वार को हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी द्वार कहते हैं। यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों।